हाय फ्रेंड्स, एलएसडब्ल्यू की सीरीज़ में अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देख रहे हैं, डैट इज़ द लेबर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में लेबर से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं वो अपन लोग देख रहे हैं। सो इसको अपन लोग पंकज तिवारी के बुक से कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो बेसिकली वी डू नो that our country India is considered as a land of the devotion for the saints, sages and the scholars, which is from the ancient period famous in the world for the social, economic, educational, cultural, religious upliftment। ओके, सो हमें पता है कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया जो है एक स्कॉलर्स का एंड सेंट्स का लैंड माना जाता है एंड अपने जो है सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल एंड द रिलीजियस अपलिफ्टमेंट के लिए फेमस रहा है। इंडिया को जो है एक गोल्ड ब्रीडिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता रहा है। ओके, एंड विद टाइम वी सॉ कि मतलब कुछ मिडल ईस्ट से जो है सेंट्रल एशिया से जो कुछ पावर्स आती हैं, यहाँ पे कुछ डायनेस्टीज़ रूल करती हैं एंड जो सब्सिक्वेंटली यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स भी आते हैं, बाकी यूरोपियंस भी आते हैं, यहाँ पे रूल करते हैं। एंड जो फाइनली जो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया जो है, इसकी जो कंडीशन जो है काफ़ी मेजरेबल हो जाती है। फाइनली जो चेन होती है ये स्लेवरी की 15 अगस्त 1947 को वो ब्रेक की जाती है एंड विच इज़ नॉन एज द इंडिपेंडेंस, है ना। सो बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होना स्टार्ट होता है एंड 2 years 11 months 18 days में फाइनली जो है वो राइट कर दिया जाता है। ओके, सो बेसिकली जो है इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है 26 जनवरी 1950 को। ओके, सो वेरियस जो लेबर एक्सपर्ट्स हैं लाइक जो वी गिरी, एस डी पुणेकार, आर के दास, एस एन जे एस माथुर, के एन वेद, इन सब ने जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि सेवरल प्रोविजंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो प्रोटेक्शन एंड द सिक्योरिटी जो है ऑफ इंडियन वर्कर्स से रिलेटेड है। ओके, सो बेसिकली उन्होंने जो है 5 जो कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई करा एंड उन्होंने बताया कि जो इस 5 कैटेगरीज़ में अपन लोग देखेंगे तो जो वेलफेयर स्टेट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है प्रियम्बल में, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट में हमारे पास प्रोविजंस हैं, फिर डीपीएसपी में प्रोविजंस हैं। ओके, डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स में है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेबर लॉज में है। सो ये 5 कैटेगरी जो है बेसिकली इसको 1 by 1 जो है अपन लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, so the first one, the concept of the welfare state. The preamble of the constitution states that India will be a welfare state. Okay, so हमारे preamble में क्या मेंशन है कि इंडिया जो एक वेलफेयर स्टेट होगा एंड एक कंट्री को वेलफेयर स्टेट तभी कहा जाता है जब उस सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ओके, सो बेसिकली हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारी जो है लेबर्स एंड द सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। ओके, सो पॉसिबल एफर्ट्स लगाए जाते हैं सो डैट कि उनको एलिमिनेट किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ओके, और दूसरे हैंड में अगर देखा जाए तो हमारे पास सोशलिस्ट सोसाइटी का पैटर्न भी मेंशन है ये प्रियम्बल में। ओके, सो सोशलिस्ट सोसाइटी का पैटर्न कब जो है अचीव किया जाएगा, उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उसके लिए बेसिकली जो इनकम या वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वली होना चाहिए। ओके, सो डैट कि मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास वेल्थ का एक्यूमुलेशन ना हो। ओके, सो बेसिकली इसमें जो क्या देखा जाएगा कि इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको जो है ज़्यादा जो चांसेस हैं कि उनको रिलेटिवली जो है ज़्यादा अलॉट किया जाएगा सो डैट कि जो सोसाइटी में इक्वालिटी अचीव हो पाए। सो द सेकेंड वन देखते हैं, प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेबर अंडर द फंडामेंटल राइट्स। सो हमें पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है और ये पार्ट 3 में लाई करता है। ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट में क्या प्रोविजंस है जो कि लेबर से रिलेटेड है। ओके, लेट्स सी, जो 14th जो आर्टिकल है वो कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ओके, सो हमें पता है कि किसी भी इंडस्ट्री में बेसिकली जो है 2 सेक्शन होते हैं, एक वर्कर का सेक्शन और एक जो होता है एम्प्लॉयर का सेक्शन। ओके, सो बेसिकली जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास इनफ जो है वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो गया होता है और वो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्गर होता है। वहीं पे जो हमारा जो वर्कर होता है वो वीकर सेक्शन होता है। ओके, सो एज पर द आर्टिकल इट इज स्टेटेड टू कंसिडर एनी सिटीजन ऑफ इंडियन इक्वली बिफोर द लॉ, देयरफॉर इकोनॉमिकली वीक वर्कर्स गेट राइट टू वर्क फियरलेसली अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ओके, सो हमें पता है कि जो इंडस्ट्री में एक जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और वहीं पे एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन है। ओके, सो लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वल राइट देता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जो अपने आप को मतलब कि फियरलेसली जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, फियरलेसली जो है वर्क कर सकता है एम्प्लॉयर के सामने। ओके, और एम्प्लॉयर कोई भी अगर जो है मतलब प्रोविजंस का कंट्रवेन करता है, उस प्रोविज़न को कॉन्ट्रवेन करता है, वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ जो है एम्प्लॉयर के खिलाफ जो है आवाज़ उठा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं द प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15. ओके, सो अंडर द आर्टिकल it is stated that there will be no discrimination among the citizens of the country on the basis of the religion, caste, race, sex, birthplace, etc. ओके, सो अंडर द आर्टिकल 15 इट इज़ स्टेटेड दैट, मतलब आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग मतलब कि जो जो ये चीज़ें जो हैं जैसे कि कास्ट, रेस, बर्थ प्लेस, इनके बेसिस पे जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. ओके, सो एज दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन द वर्कर्स ऑल्सो, देयरफॉर टिल नाउ द पर्सन्स ऑफ द कंट्री बिलोंगिंग टू एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर एंड द रेस आर गेटिंग जॉब्स एज पर देयर क्वालिफिकेशन एंड द एबिलिटी. ओके, तो इसी प्रोविज़न्स के वजह से अब तक जो है देश में मतलब कि इन वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं किया जाता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस एक्सेट्रा इन देयर जॉब. नेक्स्ट वन इज़ द इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द आर्टिकल 16. ओके, सो हमें पता है कि जो वर्कर्स जो हैं वेरियस टाइप के इस्टेब्लिशमेंट्स में एम्प्लॉयड हैं. ओके, ये इस्टेब्लिशमेंट होती हैं बेसिकली दो टाइप की कैटेगराइज होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एंड द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज. सो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, इस्टेब्लिशमेंट में, जैसे कोई पोर्ट हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई या कोई और टाइप की इस्टेब्लिशमेंट हो गई. ओके, सो यहाँ पे जो उनके क्वालिफिकेशन एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उनको जॉब के लिए. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द एबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17. ओके, सो इस आर्टिकल के तहत ये कहा जा रहा है कि जो पब्लिक प्लेसेस या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो गया जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं होगा, प्रोहिबिशन नहीं होगा एंट्रेंस पे अनटचेबिलिटी के बेसिस पे. ओके, कि मतलब आप टचेबल हो तो मतलब कि आप आ सकते हो, आप अनटचेबल हो तो आप नहीं आ सकते हो, तो ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं होगा. ओके, इसी वजह से जो भी वर्कर्स जो हैं हमारी कंट्री में उनकी जो बिलोंगिंग्स हो, चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा पा रहे हैं. ओके, उनके जो बच्चे हैं वो प्रॉपर जो है एजुकेशन जो ले पा रहे हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी ले पा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस में. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द 6 फ्रीडम्स और द प्रोटेक्शंस ऑफ द सर्टन राइट्स अंडर द आर्टिकल 19. तो हमें पता है कि जो 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स जो हैं ये आर्टिकल 19 में गिवन है. द फर्स्ट वन इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, सो जब भी जो वर्कर्स को लगेगा कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, ओके, सो अपनी जो फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में फियरलेसली. नेक्स्ट जो है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. ओके, सो ये जो इनका एक फंडामेंटल राइट है कि वो जो है मतलब कहीं पे पीसफुली जो है बिना आर्म्स के वो असेंबल हो सकते हैं. ओके, एंड जो अपनी प्रॉब्लम्स को एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट में पीसफुली जो है मतलब वो कंपेल कर सकते हैं, वो हाईलाइट कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू फॉर्म द एसोसिएशन और द यूनियंस. ओके, सो ये इनका एक फंडामेंटल राइट है वर्कर्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लेबर्स जो हैं वो अपना खुद का यूनियन बना सकते हैं सो डैट कि जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ एम्प्लॉयर के जो है एक्सप्लॉयटेशन से. एंड हमें पता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है फर्स्ट जो है एक कोई उनको जो लीगल लेजिस्लेशन प्रोवाइड किया जाता है उनके मतलब ट्रेड यूनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज़ द D1. सो टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द सराउंड ऑफ द इंडिया. ओके, सो एक फंडामेंटल राइट है कि कोई भी वर्कर जो है देश के किसी भी पार्ट में घूम सकता है, वहाँ पे जॉब कर सकता है. ओके, सो इट इज़ स्टेटेड दैट एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन फ्रीली मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ड्यू टू दिस राइट इंडियन वर्कर्स कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री टू सर्च द जॉब. ओके, नेक्स्ट देखते हैं EU. सो द टू रिसाइड एंड सेटल इन द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, सो कोई भी पर्सन चाहे वो बिहार से बिलोंग करता हो, यूपी से बिलोंग करता हो, वो मुंबई में जाके, दिल्ली में जाके, हरियाणा में जाके, ओके, वो कहीं भी सेटल हो सकता है, किसी भी कंट्री के मतलब कंट्री के किसी भी पार्ट में जाके वो सेटल हो सकता है. F देखते हैं, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन. ओके, सो ये जो इनका फंडामेंटल राइट होता है कि वो अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि कोई इलीगल प्रोविज़न ना हो. ओके, कोई इलीगल जो है प्रोफेशन ना हो. सो देयरफॉर द वर्कर्स कैन ऑल्सो एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ एनी जॉब एज पर देयर विल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. ओके, सो वो किसी भी जॉब को अपने मर्जी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और उसको करने से रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ द Sixth one, the protection in the respect of the convictions for the offences. Okay, so Article 20 के according it is stated that all the people will be given opportunity to prove themselves innocent. Okay, अगर कोई person किसी particular जो है इंसिडेंट को लेकर के वो कन्विक्टेड है,
तो उसको जो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूव कर पाए। ओके, सो ऑल्सो दे विल नॉट बी गिवन डबल पनिशमेंट। ओके, सो जियोपार्डी वहाँ पे भी नहीं होगा, मतलब कि सेम जो है वो सेम पर्टिकुलर जो है मतलब क्राइम के लिए आपको डबल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ओके, आपने मूवी में भी देखा होता है कि जो विलन होता है वो बेसिकली वो अपने आप को हाइड कर लेता है एंड जो है मतलब डेथ सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लेता है एंड मीडिया में फैला देता है कि उसकी डेथ हो गई है एंड उसके लिए जो है हीरो को बेसिकली जो है जेल में डाल दिया जाता है एंड जो है फाइनली उसके लिए सज़ा भी हो जाती है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वो विलन अभी जिंदा है, तो विलन को दोबारा से मार देता है, बट कोर्ट उसको दोबारा से सज़ा नहीं दे पाते क्योंकि उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए उसको मारने के लिए वो पहले ही सज़ा भुगत चुका होता है। ओके, सो इसको डबल जियोपार्डी बोलते हैं, डबल जियोपार्डी बोलते हैं। ओके, सो इट इज़ स्टेटेड दैट ऑल द पीपल विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ इनोसेंट, ऑल्सो दे विल नॉट बी गिवन डबल पनिशमेंट। देयरफॉर whenever any worker commits any mistake or he is charged of offense in any industrial establishment, he is given opportunity to produce evidences in his favor. Altogether he can not be punished twice for the same mistake or the offense. Okay, so जैसे एक जनरल सिटीजन के लिए ये होता है कि अपने आप को वो इनोसेंट प्रूव कर पाए, वैसे वर्कर भी हमारा एक जनरल सिटीजन ही होता है, तो वो भी अपने आप को मतलब उसको भी ये राइट है कि वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर पाए। Okay, the next one is the right of the primary education, article 21A. Okay, so compulsory and the free educations will be provided to all such children who are belonging to age group of the 6 to 14 years. ओके, सो यहाँ पे कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन सब बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, जो भी 6 से 14 साल की एज ग्रुप में लाई करते हैं। After the implementation of this provision, it became the fundamental right for the children to get free and the compulsory education. Okay, so ये जब implement हो गया provision तो एक fundamental right बन जाता है childrens का free and compulsory education के लिए। नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज़ द आर्टिकल 23. सो अंडर दिस आर्टिकल इट इज़ स्टेटेड दैट देयर कैन नॉट बी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनी पर्सन. इफ़ इट हैपन्स देन द एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट हिम. ओके, सो किसी भी पर्सन का फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सकता आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग. अगर होता है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा. एन इम्पॉर्टेंट एक्सप्लॉयटेशन इन द कंट्री इज़ कॉल्ड द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑन under which pressure is made for the sexual relationship against the wishes of the opposite sex. ओके, सो बेसिकली कॉमन जो हम लोग देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन, वो जो जनरली फीमेल्स का जो है वो मतलब कोई मैनेजर लेवल पे या कोई मैनेजमेंट लेवल का वो उनका जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स करता है इन एक्सचेंज ऑफ द जॉब या फिर प्रमोशन के टर्म्स में. So it increases the social problem. Therefore, in this regard, the Immoral Traffic Prevention Act 1956 was passed in the country. Okay, so इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोहिबिट करने के लिए आर्टिकल 23 का यूज़ करके एक एक्ट पास किया गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. ओके, सेकेंड टाइप ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन कैन बी कॉल्ड द फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन अंडर विच द एक्सेसिव वर्क इज टेकन फ्रॉम द पर्सन अगेंस्ट हिज विल. ओके, जो सेकेंड टाइप का एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी पर्सन से जो ना मतलब एक्स्ट्रा काम ले रहे हो आप, जो 8 घंटे प्रोविजन से था उसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करा रहे हो एंड जो है मतलब आप उसको ब्रेक भी नहीं दे रहे हो, ऐसा जो है उसका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो. ओके, so it increases the social problem, so it generates the problems like the forced labor or the bonded labor system. Okay, so इससे क्या होता है कि forced labor या bonded labor system जो है ये प्रमोट किया जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं. सो इस पर्टिकुलर चीज़ को जो बॉन्डेड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए यहाँ पे क्या लाया गया, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976. बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976. ओके, एंड जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन था उसके लिए लाया गया था इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ वन, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. ओके, सो ये आर्टिकल 24 है. आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज. ओके, सो एनी पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 14 ईयर्स ऑफ एज इज रिगार्डेड एज द चाइल्ड. ओके, जिसने भी अपनी 14 साल की उम्र नहीं पूरी की है वो उसको चाइल्ड माना जाएगा. अंडर दिस आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट it is to be noted that the prohibition imposed by the article is absolute and does not admit of any exception for the employment of the child in a factory or the mine in any other hazardous employment, example in the railway or the port. Okay, so ये जो particular जो एक्ट जो है ये एब्सोल्यूट अपने नेचर में है. ठीक है, कहीं पे एक्सेप्शन नहीं है कि नहीं आप यहाँ पे काम कर सकते हो, यहाँ पे नहीं काम कर सकते. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट है. ओके, किसी भी फैक्ट्री में, माइंस में या कहीं पे भी रेलवे या पोर्ट में
जो है एक चाइल्ड जो है वर्क नहीं कर सकता. ओके, सो इट मीन्स एनी चाइल्ड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज, माइंस और द अदर डेंजरस एम्प्लॉयमेंट लाइक द रेलवे, पोर्ट एक्सेट्रा. Okay, so therefore whatever working conditions legislations related to this employment have been passed, employment of the children below 14 years age is prohibited. ठीक है, so जो भी ये legislation जो पास किए गए हैं ये जो 14 ईयर से बिलो के लिए नहीं है. ओके, और नेक्स्ट देखते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेबर अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. ओके, सो हमने पहले देख लिया कि हमारे प्रियम्बल्स में क्या प्रोविज़न थे. अब हमने जो फंडामेंटल राइट के हमने देख लिया कि हमारे पास 9 जो आर्टिकल्स कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड थे जो कि लेबर के प्रोविजंस रिलेटेड थे. ओके, अब जो थर्ड देख रहे हैं आप लोग वो है प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेबर अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. ओके, सो हमें पता है कि हमारे जो DPSP जो है पर्टिकुलरली जो है आर्टिकल 36 से 51 तक लाई करता है एंड वो पार्ट 4 में है. ओके, सो देखते हैं क्या क्या जो है पर्टिकुलर जो है DPSP में आर्टिकल्स है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेबर लॉ से रिलेटेड है, मतलब कि लेबर से उनके प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है. आर्टिकल 38 वेलफेयर ऑफ द पीपल. ओके, सो अंडर दिस आर्टिकल इट इज़ स्टेटेड दैट एफर्ट्स विल बी मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन द कंट्री as workers also are the citizens of the country and belong to different states, so they also are benefit from this provision. Further, as per this provision, it can be said that states are also directed to perform the task of the labor welfare as per the possible. Sorry. So इसमें ये कहा गया है कि जो भी हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए एफर्ट किया जाएगा सो डैट कि उनको वेलफेयर जो है मतलब उनके वेलफेयर्स के लिए एफर्ट लगाए जाएंगे. ओके, सो हमारे जो वर्कर्स जो हैं वो भी तो सिटीजन से कंट्री के. ठीक है, सो उनके लिए भी जो है वेलफेयर्स के कुछ प्रोविजंस होंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर्टिकल 39. ओके, सो इसमें देखो जो हमारे पास जो बेसिकली इसमें 6 आते हैं. ठीक है, 6 सब पार्ट्स हैं, सब क्लॉज हैं. देखते हैं राइट टू वर्क. ओके, आर्टिकल 39 का सब क्लॉज 1 जो कहता है ये कहता है राइट टू वर्क. इट इज़ स्टेटेड दैट ऑल द पीपल विल हैव द राइट टू वर्क, हैंस वर्कर्स आर ऑल्सो हैव राइट टू वर्क फॉर देयर लाइवलीहुड. ओके, सो इसमें जो फर्स्ट जो है वो राइट टू वर्क है, मतलब कि हर किसी पर्सन के पास काम करने का अधिकार है प्रोवाइडेड कि वो एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ. सो इसमें ये कहा गया है कि एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि जो नेशनल प्रॉपर्टी है ना वो मतलब कि सबको बिलोंग करे. ठीक है, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को बिलोंग करे, उनके वेलफेयर के लिए हो. ओके, सो कंजिक्वेटली रिड्यूसिंग द इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर एफर्ट्स आर मेड टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ द वर्कर्स. ठीक है, सो जनरली जो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वी नो कि उनका कैसा प्रॉफिट होता है 4,000 करोड़ 16,000 करोड़. ठीक है, सो इनका जो इनकम जो है जो वेल्थ का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको कम किया जाए एंड जो वर्कर्स जो बेसिकली जो वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का उसका जो उनके जो वेजेस को बढ़ाया जाए. सी देखते हैं टू प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ इन द हैंड ऑफ द सम पर्सन. ओके, सो वी नो कि मतलब कि बहुत ही फ्यू पीपल होते हैं एंड द मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टेक जो है प्रॉपर्टी का वो लोग क्या करते हैं ऑन करते हैं. उनके पास वेल्थ एक्यूमुलेशन जो है मतलब बहुत ही ह्यूज नंबर में बहुत ही ह्यूज अमाउंट में हो चुका होता है. ओके, सो इट इज़ स्टेटेड दैट सच एफर्ट्स विल बी मेड दैट नेशनल वेल्थ कुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल. देयरफॉर गवर्नमेंट इन द कंट्री एज पर द इनकम फिक्सेस इनकम टैक्स परसेंटेज द इनकम टैक्स राइजेस द अमाउंट ऑफ द इनकम राइजेस. ओके, सो ये जो इनइक्वलिटी जो बढ़ रही है उसको जो कम करने के लिए उसको ब्रिज अप करने के लिए लेवल अप करने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा जो टैक्स का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ता चला जाता है. टैक्स स्लैब्स हमने पढ़े हैं. ओके, डी देखते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पेमेंट्स द वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स. ओके, सो ये हमें पता है कि जनरली जो है इंडियन सोसाइटी में मेल को ज़्यादा पे किया जाता है फॉर द सेम वर्क एज कंपेयरिंग टू द फीमेल वर्कर. ओके, सेम काम के लिए मेल को जनरली ज़्यादा पे किया जाता है वोमेन से. ओके, सो ये जो जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन जो है इस पर्टिकुलर जो डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट वन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ. ओके, सो इट इज़ स्टेटेड दैट एफर्ट्स बाय द स्टेट्स विल बी मेड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. देयरफॉर वी फाइंड दैट इन ऑल द स्टेट्स मेडिकल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, सो स्टेट के द्वारा
एफर्ट्स लगाए जाएंगे ताकि जो सिटीजन्स जो हैं उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए जो है स्टेट्स मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अवेलेबल है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं स्टेट्स में। ओके, सो दीज फैसिलिटीज़ आर गिवन through big hospital, dispensaries, etc. in the urban areas and through the primary health centers, sub centers, etc. in the रूरल एरियाज़। तो हमें पता है कि जो बड़ी बड़ी मतलब कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं मतलब कि अर्बन एरियाज़ में, एंड वही जो PHC जो होते हैं मतलब कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं रूरल एरियाज़ में। F देखते हैं हेल्थ सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ द वुमेन चिल्ड्रन द यंग पर्सन। ओके, सो इट इज़ स्टेटेड दैट द वर्कर्स रिलेटिंग टू द हेल्थ सेफ्टी एंड द वेलफेयर ऑफ द वुमेन चिल्ड्रन एंड द यूथ्स विल बी डन। Okay, therefore the special provision are made under the working conditions legislation for them which are applied in the industries. Altogether several schemes relating to it are being implemented in the country. Okay, so basically health safety and welfare पे ध्यान दिया जाएगा किनके, वुमेन के, चिल्ड्रन के एंड द यंग पर्सन के। ओके, सो DPSP का थर्ड देखते हैं आप लोग, थर्ड आर्टिकल, देयर इज अ राइट टू वर्क इन द पब्लिक असिस्टेंस। ओके, सो आर्टिकल 41 में बेसिकली क्या कहता है, आर्टिकल 41 में कि सच एफर्ट्स विल बी मेड सो डैट द सोशल सिक्योरिटी कुड बी प्रोवाइडेड टू द पीपल इन केस ऑफ द कंटिजेंसीज ऑफ द लाइफ। ओके, सो सी, और किसी के लाइफ में कुछ कंटिजेंसीज आ जाए जैसे कि ओल्ड एज, सिकनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, मैटर्निटी, ओके, डिसेबलमेंट, डेथ। ओके, तो इन पर्टिकुलर केसेस में कुछ इनकम का इंटरप्शंस आ जाता है। ओके, सो इनकम का जो फ्लो हो रहा होता है उसमें इंटरप्शन आ जाता है। सो इन केसेस में उनको जो है सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो जनरली एनी पर्सन कैन गेट सोशल सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ द सोशल इंश्योरेंस एंड द सोशल असिस्टेंस। ओके, तो सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, आपका राइट होता है। सोशल इंश्योरेंस इज ए राइट, आपको मतलब आप हक से उसके लिए मांग सकते हो। सोशल असिस्टेंस क्या होता है, वो जो है मतलब कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है अपनी मर्ज़ी से। जैसे सपोज़ कि कुछ जो है मतलब आपको बेरोज़गारी भत्ता जो है यहाँ बिहार में दिया जाता है 2 साल के लिए, कुछ 1000 रुपये महीने दिए जाते हैं। ओके, सो ये क्या है, ये आपका राइट नहीं है, ये जो है ना आप सोशल इंश्योरेंस नहीं है, मतलब आप किसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट से फोर्सफुली कि नहीं मुझे दो। ये क्या एक टाइप का सोशल असिस्टेंस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं human conditions of work and the maternity benefit, that is the article 42. Okay, so let's see in the article 42, under this article it is stated that the working conditions for the persons employed in the any establishment should be such that every person can work comfortably and do not feel any type of the pressure. Okay, so working conditions factories में इस ढंग से बनाया जाएगा कि लोग जो वहाँ पर कंफर्टेबली काम कर पाएँ और किसी पे भी प्रेशर नहीं है काम का। ओके, सो ऑल टुगेदर देयर विल बी अ प्रोविजन टू प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट टू द वुमेन इन केस ऑफ डिलीवरी बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो यहाँ पे ये भी प्रोविज़न है कि वुमेन्स को जो है उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा। ये आगे चल के हम लोग देखेंगे इसके लिए क्या क्या एक्ट्स पास किए गए हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 ये चैप्टर ये है, या फिर हमारे पास जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, इसमें भी प्रोविजंस है मैटरनिटी के लिए, मैटरनिटी को लेकर के। Okay, so hence different types of the working conditions legislation are passed in the country for the persons employed in any industry and on any job. Such factories act, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, प्लांटेशन एक्ट आर पास विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पास किया गया है, मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट को ध्यान में रख करके वुमेंस के लिए। इसके अलावा जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 भी पास किया गया है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं लिविंग वेज एंड द लिविंग वेज एंड द डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ। ओके, सो आर्टिकल 43 यही है। सो इट इज स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल ट्राई टू इंश्योर लिविंग वेजेस टू ऑल द पर्सन्स एम्प्लॉयड इन एनी जॉब सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ देयर लाइफ कुड इम्प्रूव। ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलरली कि मतलब कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी, ठीक है, सबको लिविंग वेजेस मिले, ठीक है, किसी भी जॉब में, सो डैट कि उनका जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। ओके, सो इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 लेके आया गया है, सो डैट कि मतलब कि डिफरेंट वर्क्स में ये कुछ मिनिमम जो है वेज फिक्स किया जा सके कि इससे कम तो आप नहीं दोगे, इससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा आपको।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट इज द workers participation in the management, article 43A. Okay, so under this article it is stated that the government will make such arrangements so that the workers may avail the opportunity to participation in the management of the any industry. Okay, so यहाँ पे कुछ प्रोविजंस होंगे कि यहाँ पे वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि जो मैनेजरल पोजीशंस है, जो मैनेजमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करने का जो है उनको मतलब कि मौका दिया जाएगा. ओके, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी. सो दो स्कॉलर्स एक्सेप्ट दैट द प्रोविजंस द वर्क कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, workers representation in the board of the directors etc are the forms of the workers participation in the management. Okay, so scholars ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो वर्कर्स कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल की जो प्रोविजंस हैं, सो उसके अकॉर्डिंग एक टाइप का ये भी क्या है, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट है. But the item number 15 of the 20 points minimum economic program of the 1975 state that such manufacturing or the mining establishment where 500 or the more persons are employed, the shop level councils and the enterprise level councils will be constituted by the employer, which will constitute the representation of the workers and the employer. ठीक है, so जो item number 15 है, ठीक है, जो 20 points जो basically given है मिनिमम इकोनॉमिक प्रोग्राम 1975 का, इसमें ये कहा गया है कि जहाँ पे 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या कोई माइनिंग इस्टेब्लिशमेंट हो, वहाँ पे एम्प्लॉयर जो है ये बेसिकली जो वहाँ पे अपॉइंट करेगा. ओके, सो शॉप लेवल काउंसिल एंड द एंटरप्राइज लेवल काउंसिल्स विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर. ठीक है, शॉप लेवल काउंसिल और एंटरप्राइज लेवल काउंसिल जो है एम्प्लॉयर बनाएगा. ठीक है, सो विच विल कंसिस्ट द रिप्रेजेंटेटिव द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स. तो ये शॉप लेवल काउंसिल जो होगा और इंटरप्राइज लेवल काउंसिल जो होगा, इसमें जो है वर्कर्स के और एम्प्लॉयर्स के दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, compulsory and the free education, article 45. Okay, so under this article it is stated that there will be provisions of the compulsory and the free education for such persons of the country who is below the age of the 14 years. ओके, सो ये कहा जा रहा है कि फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए जो प्रोविजंस होंगे, ठीक है, जो 14 ईयर्स से जो बिलो बच्चे हैं उनके लिए. ओके, सो द वर्कर्स आर ऑल्सो द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सो दैट चिल्ड्रंस कैन गेट दिस बेनिफिट. ओके, सो ये सिटीजन्स के लिए एंड वर्कर्स भी तो सिटीजन्स हैं, तो उनके बच्चों को भी इनसे बेनिफिट होगा. ओके, एंड जो ये जब बच्चे जब स्कूल जाने लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लेबरर्स की जो मतलब कि चाइल्ड लेबर की जो प्रॉब्लम है वो भी तो मिनिमाइज हो जाएंगे, है ना. नेक्स्ट देखते हैं, हेल्थ एंड द प्रोटीन्स फॉर द सिटीजन्स. ये आर्टिकल 47 में आता है. ओके, सो इट इज़ स्टेटेड दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड एफर्ट्स विल बी मेड सो दैट दे कैन गेट रिच डाइट विद इनफ प्रोटीन. ओके, सो ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेंगे सिटीजन्स के लिए. ठीक है, और जो है मतलब एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि रिच डाइट प्रोवाइड किया जाए जिसमें कि इनफ प्रोटीन्स हो. ओके, सो इन 1978 अ जॉइंट कॉन्फ्रेंस ऑफ द WHO एंड यूनिसेफ हेल्ड एट अल्माटा एंड द रेजोल्यूशन हेल्थ फॉर ऑल बाय द 2000 AD वाज पास्ड. ओके, सो WHO का और यूनिसेफ का जो एक जॉइंट जो मीटिंग जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस जो हुआ था अल्माटा में, उसमें जो है हेल्थ फॉर ऑल के लिए जो मतलब कि 2000 तक जो है 2000 सन तक जो हेल्थ फॉर ऑल के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया. कीपिंग दिस इन व्यू द गवर्नमेंट कमिटेड टू प्रोवाइड द मेडिकल फैसिलिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टिल 2000. ओके, सो एज पर द रेजोल्यूशन. तो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को ध्यान में रख करके, ठीक है, कि मतलब मेडिकल फैसिलिटी जो है सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए 2000 सन तक जो है ये मतलब ये प्रोविजंस लाया गया. ओके, सो देयरफॉर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव अ वाइड नेटवर्क ऑफ द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड द सब सेंटर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री सो दैट द पीपल कुड एबल टू अवेल फ्री ऑफ द कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड द मेडिसिन्स एट द डोर स्टेप. ओके, सो इसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए PHC जो है रूरल एरियाज़ में, ठीक है, और सब सेंटर्स जो इस्टेब्लिश किए गए थ्रू आउट द कंट्री सो दैट के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिसिन्स को अपने डोर स्टेप पे जो है मतलब अवेल कर सकें. ओके, सो ये जो हमारे जो प्रोविजंस थे वो सब DPSP के प्रोविजंस थे. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ जो है डिवीजन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर. सो हमें पता है
कि शेड्यूल 7 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सब्जेक्ट मैटर्स गिवन है, ठीक है। सो ये क्या है बेसिकली, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट में बेसिकली वो सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे सिर्फ लॉ कौन बना सकता है, उन पे लॉ जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। जैसे देखते हैं कि इसमें क्या प्रोविजंस होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट क्या है कि ILO में जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो इसमें जो है जो डेलीगेट्स भेजे जाते हैं इनके इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी। ओके, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, या ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हो गया, यहाँ पे जो डेलीगेट्स कौन भेज सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, और कोई भी जैसे माइंस, ऑयल फील्ड, पोर्ट्स, डॉक्स, रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इन सब में रिलेटेड जो भी प्रोविजंस हो कौन बनाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो और कोई भी डिस्प्यूट जो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का, उसके रिगार्डिंग में प्रोविजंस पास कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एंड जब एक या एक से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो, ओके, सो उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस जो है वो है मतलब यूनियन लिस्ट में। ओके, एंड द नेक्स्ट जो है इंटर स्टेट जो माइग्रेशन जो होता है लेबरर्स का, उसके अगेंस्ट भी मतलब कोई लेबर लेजिस्लेशन वगैरह लाना है, तो ये सिर्फ जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट लिस्ट। तो इसमें बेसिकली जो भी स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं उस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेशन बना सकती है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं कंकरेंट लिस्ट। ओके, सो कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि ये बेसिकली जो है इस पे दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही लेजिस्लेशन बना सकते हैं। ओके, दोनों ही लेजिस्लेशंस को पास कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, किसी भी पर्टिकुलर जो है फील्ड को लेकर के, सेक्टर्स को लेकर के, अगर जो है दोनों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास किया है, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा वो प्रिवेल करेगा और स्टेट गवर्नमेंट वाला वहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाएगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, सोशल वेलफेयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, वेजेस हो गए, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो गए। सो इन पे जो है दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। ठीक है, अब जो है अपन लोग चार हम लोग देख चुके हैं। चार मतलब कि यहाँ पे हमने प्रियम्बल देख लिया, फंडामेंटल राइट देख लिया, अपन लोगों ने DPSP देख लिया, ठीक है, एंड जो ये अपन लोगों ने यहाँ पे लेजिस्लेशंस भी देख लिए, यहाँ पे आई वांट टू से कि डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स भी हमने देख लिया। अब जो अपन लोग देख रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेबर लॉज देख रहे हैं। ओके, सो अंडर द सम आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सम इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस relating to the administration of the labor legislation have been stated which are as follows। ठीक है, सो अपन लोग देखते हैं कि कुछ आर्टिकल्स में भी जो है हम लोग मतलब कि लेबर लॉ से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है वो देखते हैं। जैसे आर्टिकल 256 एंड 257 में क्या गिवन है कि अंडर दीज आर्टिकल्स इट हैज़ बीन मेंशन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस और द एडवाइस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो आर्टिकल 256 257 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन दे सकती है, एडवाइस दे सकती है लेबर लेजिस्लेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग स्टेट को। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लेबर लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग जो है कोई एडवाइस या कोई डायरेक्शन दे सकती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड ड्यूटीज़। ये आर्टिकल 258 में है। Okay, so under this article it has been stated that central government can give power to its representative or the officers for the implementation of the labor legislation। Okay, so central government जो है representatives को या officers को ये power दे सकती है कि वो labor legislation को implement करें। Okay, so although it can also define the duties, power, responsibilities etc of these officers in the any state। Okay, so article 258 के according central government जो है इन ऑफिसर्स का ड्यूटीज़, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिसाइड कर सकती है जो दूसरे स्टेट्स में जाके काम करते हैं, मतलब दूसरे स्टेट में जो अपॉइंटेड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीमेसी ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज़ स्टेटेड दैट इफ़ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पास लॉज ऑन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट,
and they are contradictory in nature, then in such case the law passed by the central government will be valid or applicable and decisions will be taken according to the law passed by the central गवर्नमेंट. ओके, सो ये कह रहा है आर्टिकल 258 के अकॉर्डिंग कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने लॉ पास किया है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो वहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो प्रिवेल करेगा. ओके, एंड मतलब वही वैलिड एंड एप्लीकेबल होगा. ओके, सो थैंक यू गाइज, हियर और चैप्टर एंड्स.